आज की जियोग्राफी में हम देखने वाले हैं ग्रेट स्लेव लेक के बारे में। जैसे कि नाम में ही स्लेव लगा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका नाम स्लेव लेक झील पड़ा कैसे होगा। तो ये नाम इसको पड़ा है इसके किनारे रहने वाली जो जनजातियां हैं ना, ठीक है, स्लेव जनजातियां हैं, उनके नाम पर पड़ा है ग्रेट स्लेव लेक। ये पड़ती है हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, और पार्टिकुलर यदि आप बात करो तो कहाँ पर पड़ती है, कनाडा में। ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ द कनाडाज नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। तो इसकी जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है, ठीक है, जहाँ पर अल्बर्टा बॉर्डर पड़ता है, उसी के किनारे ये झील स्थित है। ये झील को मैप आप देख लीजिए, कई सारी नदियां हैं यहाँ पर अपने पानी को लाती हैं, और एक रिवर है मैकेंजी रिवर। ये रिवर आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि मैकेंजी रिवर के माध्यम से ये झील अपने पानी को खाली करने का काम करती है। अब जैसे कि एक हो गई येलो नाइफ रिवर, ठीक है, ब्यू लाइव रिवर। ये रिवर पानी को अपने यहाँ पर डिस्चार्ज करने का काम करती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं रिवर का इनफ्लो कहाँ पर है, ग्रेट स्लेव लेक में, और मैकेंजी रिवर आउटफ्लो का आउटफ्लो कहाँ पर है, मैकेंजी रिवर में है। ठीक है, द लेक इज नेम्ड फॉर द स्लेवरी पीपल, ए फर्स्ट नेशंस इंडिजीनियस ट्राइब। तो यहाँ की जो इंडिजीनियस, जो यहीं के जो मूल रूप से रहने वाले लोग थे, ट्राइबल लोग थे ना, उनके लिए ही इस झील का नाम रखा गया है। हु ओरिजिनली लाइव्ड द लेक अराउंड ग्रेट स्लेव लेक। अब हम बात कर लेते हैं कि कब इसकी खोज की गई। तो जैसे कि हम ज़्यादातर जो झीलें के बारे में देखे हैं ना, उसमें यही लिखा है कि यूरोपियंस लोग ने इसको विजिट किया था, तभी जो है इसकी खोज की गई है। क्योंकि पहले अमेरिका भी जो है, जो नॉर्थ अमेरिका है, वो भी वाला ज़्यादातर जो हिस्सा था वो यूरोप की कॉलोनी था ना, इसी के चलते चलते ऐसा हमको देखने को मिलता है। द यूरोपियंस फर्स्ट एक्सप्लोर्ड द एरिया इन 18वीं सेंचुरी व्हेन द सैमुअल हियरान विजिटेड द लेक इन 1771। 1771 में एक यूरोपियन से सैमुअल, ठीक है, जिन्होंने 1771 में ये लेक को विजिट किया था। यदि इसके और नामों को यदि हम देखें, सेवरल अदर नेम्स भी हैं, जिसमें कि टू नेधे चिपेवियान लैंग्वेज में ये कहा गया है, टूचो डिचोडेने लैंग्वेज, डिचोडेन लैंग्वेज, और टाइंडे येलो नाइफ लैंग्वेज में यदि कहें तो ये सब लैंग्वेज कुछ अजीब अजीब टाइप के वर्ड है। इसके अलावा कुछ और इसके फैक्ट हैं, जैसे कि इसकी गहराई यदि आप देखोगे तो 614 मीटर है। इसके अलावा 336 फैदम में इसको नापा गया है, या फिर 2010 फीट में यदि आप देखोगे तो। अब ये तो हमने देखे थे गहराई 614 मीटर। लंबाई यदि आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं, उसमें सेकंड लार्जेस्ट लेक है ये। फर्स्ट नंबर पर आ जाती है ग्रेट बियर लेक, उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाती है ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज़्यादा गहरी झील कौन सी है, ग्रेट स्लेव लेक, 614 मीटर इसकी गहराई है। लंबाई और चौड़ाई की यदि आप बात करोगे तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 19 से लेकर के 109 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और इसका जो एरिया है वो है 27,200 वर्ग किलोमीटर का। यदि आयतन यदि आप देखोगे ना, तो इसका जो आयतन है वो 1070 क्यूबिक किलोमीटर से 2088 क्यूबिक किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसके अलावा डेहचो ब्रिज के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है कि द लॉन्गेस्ट जॉइंटलेस ब्रिज ऑन द कॉन्टिनेंट।
और जो ब्रिज हम के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जो ब्रिज है वो ग्रेट स्लैव लेक के किधर पे पड़ेगा? ठीक है, यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे तो नॉर्थ, और ये साउथ हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये वाली जो इसकी आर्म है झील की, ये वाली आर्म में ये पड़ता है। यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ा इसको हम जूम करेंगे तो मैकेंजी रिवर जो कि इसके पानी को डिस्चार्ज करती है ना, तो इसी रिवर के ऊपर बनाया गया है ये डेचो ब्रिज। इसके अलावा येलो नाइफ सिटी के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि इसका जो इसको कैपिटल कब बनाया गया था? नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का इसको कैपिटल बनाया गया था जब यहाँ पर गोल्ड की डिस्कवरी हुई थी 1930 के दशक में, एंड लेटर बिकेम द कंट्रीज डायमंड कैपिटल। इसके बाद में ये यहाँ की डायमंड कैपिटल के रूप में जाने जाने लगी। वाटर का सोर्स कहाँ कहाँ से है इसका देख लीजिए आप। हाई, स्लेव, टाल्टसन रिवर अपने पानी को यहाँ पर गिराती हैं, और अपने पानी को ये खाली कहाँ पर किसके माध्यम से करती है? तो मैकेंजी रिवर के माध्यम से ये अपने पानी को खाली करती है, और ये मैकेंजी रिवर अपने पानी को लेकर कहाँ जाती है? आर्कटिक ओशियन में। ठीक है, कुछ मेजर स्पॉट भी हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ईस्ट की साइड में यदि आओगे पूर्व की तरफ ना, तो थाई डेने नैने नेशनल पार्क है, और इसकी साउथ में वुड बफेलो नेशनल पार्क स्थित है। अब देख लेते हैं हम न्यूज़, फ्रंट पेज से शुरुआत करते हैं हम। तो पहली न्यूज़ आती है हमारी अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश का हम सबसे पहले मैप देखते हैं। तो हमारे भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उस हिस्से में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है चाइना के साथ में, ठीक है, और इसके अलावा भूटान के साथ में। यदि हम इंडियन स्टेट की बात करें तो असम के साथ भी बाउंड्री शेयर होती है, नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर होती है, और म्यांमार के साथ में भी अपनी बाउंड्री को अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये म्यांमार के साथ में शेयर होता। तो म्यांमार, चाइना और भूटान 3 देशों के साथ में हो रही है, और असम और नागालैंड 2 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। तो अभी पार्टिकुलर कुछ एरिया में डिसएंगेजमेंट हो गया है, जैसे कि पेंगोंग त्सो झील, लेकिन अभी और भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर दोनों आर्मी की सेनाओं के बीच में डिसएंगेजमेंट होना अभी बाकी है, टेंशन्स अभी बाकी है, और बातचीत जो हुई थी अभी कोई उसमें खास फर्क पड़ा नहीं है रिलेशन में बातचीत होने से। अभी पहले से तो टेंशन थी ही, अब एक टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, हिस्सा कहता है। लेकिन देखो, जब भी किसी लीडर की विजिट होती है ना अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में, तो चाइना की तरफ से ये थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है। उसी बात को लेकर के ये न्यूज़ आई है। एमिड कंटिन्यू टेंशन बिटवीन देम इन लद्दाख, India and China on Wednesday exchanged sharp statement on Vice President Venkaiah Naidu's visit to अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली ने बिल्कुल जो है रिजेक्ट कर दिया है चाइनीज स्टेटमेंट को, फर्मली अपोजिंग द विजिट, जो कि चाइना उसको बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था। ऑन वेडनेसडे द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री इशू ए स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए चाइनीज स्टेट मीडिया क्वेश्चन ऑन द विजिट, आस्किंग इंडिया टू स्टॉप taking action that would complicate and expand the boundary issue। तो उनकी तरफ से ऐसा कहना है कि इस प्रकार की जो विजिट हो रही है इससे जो बायलैटरल इशू है ना, खास करके बॉर्डर को लेकर के वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका कहना है इस प्रकार के जो कमेंट है ना वो कोई मतलब के नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा इंटीग्रल और इनएलाइनेबल पार्ट है। रिलेशन काफ़ी लंबे से समय से ना बहुत ख़राब चल रहे हैं, खास करके जब ये सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी
जिसमें हमारी तरफ की और दोनों की तरफ के जो सैनिक मारे गए थे ना, उस टाइम से ही रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, वो तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा है, लेकिन संबंध अच्छे नहीं हैं। और ये संबंध खराब है 1988 से ही खराब है। इसके बाद वाली जो सेकंड न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान रिलेशन से रिलेटेड। अब चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। ठीक है, यही हालात, जो ख़राब हालात हैं, वो उनको मजबूर कर देते हैं कुछ करने के लिए, मतलब गलत कदम उठाने के लिए। ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान बाय फॉरेन फोर्सेस, infighting between various groups and severe poverty have all contributed to considerable rise of narcotic drugs production। कंडीशन ही जब देश की खराब है, इसी के चलते चल के जो नारकोटिक ड्रग्स है ना, इसका प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, और इसी को जो है वो उनके द्वारा बेचा जाता है और कमाई की जाती है। तो इंडिया ने कुल मिला के चर्चा की है ईरान के साथ में कि किस प्रकार से हम अफ़गानिस्तान से, जो उस बार जो ड्रग्स जब्ती हुआ था ना, वो हीरोइन जब्त हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में वो हीरोइन की जब्ती हुई थी, उससे हम कैसे करके निपट सकते हैं। इंडिया ईरान डिस्कस वेज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान। और एम्बेसी का कहना है, जो इससे रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है। अफ़गानिस्तान में ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो भी इलीगल तरीके से, इसने इम्पैक्ट किया है सेवरल, ठीक है, ईरान के अलावा कई सारी जो कंट्रीज़ हैं, कई सारे दशकों से उसको प्रभावित करते रहा, ऐसा कहना है एम्बेसी ऑफ ईरान का वेडनेसडे के दिन। कल भी हमने पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में देखा था, आज भी पीएम गति शक्ति के बारे में न्यूज़ आई है। तो क्या है ये मेन स्कीम? ये जो स्कीम है अलग अलग विभागों को जोड़ने का काम करती है। एक वेबसाइट बना दिया जाएगा, इसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। तो आपस में बहुत सारे डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय करने का काम करेगी। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले होता है ना, या फिर जो टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको बचाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक सड़क का एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, सड़क में गैस पाइपलाइन बिछाना है तो सड़क को खोदना पड़ जाता है। इससे न केवल टाइम ही खराब हो रहा है, बल्कि पैसा की भी हमें फिजूल खर्ची होती। तो इसी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया था। इसके अलावा दूसरी बात है, ये रोज़गार प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी इकोनॉमी को ये बढ़ाने का भी काम करने वाला है। तो देखिए, आपस में समन्वय हमको बढ़ाना है अलग अलग विभागों के बीच में। सब विभागों को किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी होना चाहिए, अगले विभाग में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये समन्वय कैसे हो पाएगा? एक वेबसाइट के माध्यम से। एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें सारी जानकारी रहेगी। ठीक है, ताकि सभी केबल, पाइपलाइन इत्यादि एक साथ में हम बिछा सकें। अनुमोदन प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लग रहे हैं, तरह तरह की नियामक मंजूरी लेना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ना, उत्पन्न होती रहती हैं। और इस चीज़ को हमें संस्थागत रूप प्रोवाइड करना है। पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है, प्रमुख जितनी भी अवसंरचना परियोजना है, इसके पूरे पक्षों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, कई सारे मुद्दों को ये सुलझाने का काम भी करेगा। इसके अलावा एक दूसरे से अलग थलग रहकर योजना बनाने और डिजाइन तैयार करने की बजाय हमें क्या करना है, जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको एक साझा नज़रिए से तैयार करना है। इसमें कई सारे मंत्रालय, राज्य की सरकारों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग,
या फिर शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे जो है कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है और भारतीय जो व्यवसायी हैं उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा इसको जो है 6 स्तंभ में लागू किया जाएगा। पहली बात है व्यापकता। इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल रहेगा, एक वेबसाइट रहेगी जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलों का विवरण होगा, कौन सा विभाग क्या करना चाहता है। अब परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक दूसरे की गतिविधि के बारे में जानकारी रहेगी। दूसरी बात, प्राथमिकता की यदि हम बात करें तो अलग अलग जो विभाग हैं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित पारस्परिक व्यवहार के जरिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए सक्षम रहेंगे। इसके अलावा अधिकतम यूज, तो सबसे पहले तो खामियों को पता लगाया गया है, उसके बाद ही जो है परियोजनाओं को बनाने में बहुत सारे जो मंत्रालय हैं वो आपस में सहायता करेंगे। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए मास्टर प्लान समय और लागत की दृष्टि से अधिकतम उपयोगी मार्ग चुनने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा इसमें सामंजस्यकरण है, चौथा पिलर। अलग अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर एक दूसरे से अलग थलग रहकर काम करते हैं। परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को लेकर उनके बीच समन्वय का अभाव होता है। इससे क्या हो जाता है, टाइम की बर्बादी। पांचवा जो पिलर है इसका वो है विश्लेषणात्मक। तो ये जीआईएस आधारित स्थानिक नियोजन और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों का ये यूज़ करेगा, एक ही स्थान पर संपूर्ण डाटा प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो है ना जीआईएस टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा। छठवां जो पिलर वो है गतिशीलता। तो सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की परिकल्पना, समीक्षा और निगरानी करते रहेंगे। इसके बाद एक न्यूज़ आई है मिजोरम से। मिजोरम की जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसको पुरस्कार प्रोवाइड कर रही है। मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम ऐसी भी आ जाती हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोवाइड करी जाती हैं। तो यहाँ की सरकार का ऐसा सोचना है कि जनसंख्या को बढ़ाया जाए। इसके लिए ये तभी हो सकता है जब हम कुछ आर्थिक सहायता लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब खाली बच्चे ही पैदा कर देने से तो उनका पालन पोषण कौन करेगा, करना तो अब माँ बाप को ही है। इसलिए सरकार को आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड करना जरूरी है। मिजो मिनिस्टर रिवार्ड्स पेरेंट्स विथ मोस्ट चिल्ड्रन। तो एक एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है 1 लाख रुपया का। ईस्ट आइजोल कॉन्स्टेंसी, ईस्ट सेकेंड, ठीक, आइजोल कॉन्स्टेंसी की हम बात कर रहे हैं ईस्ट सेकेंड वाले हिस्से से। इन्होंने पहला प्राइज़ दिया है 1 लाख रुपया। इसके साथ में प्रशस्ति प्रमाण पत्र। नगुरवाई एक प्रकार से एक विधवा लेडीज हैं, ठीक है, टूथियांग लोकेलिटी की रहने वाली हैं। इनके 15 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग 7 सन्स। इसमें से तो 7 जो है लड़के हैं इनके। इनको ये फर्स्ट अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। टोटल इन्होंने ना 2.5 लाख रुपया वितरित किया है 17 पेरेंट्स को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वाशिंगटन से। कैप्टन किर्क गोज टू स्पेस फॉर रियल दिस टाइम। एक बार तो ये लोग जा चुके हैं, अब फिर से जाने की इनकी तैयारी है, ठीक है। लाइफ लिमिटेड आर्ट एज एक्टर विलियम सेटनर, 90 ईयर इनकी एज बताई जा रही है। अब ये बहुत उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। Who played the iconic Star Trek character Captain James T. Kirk, became the oldest person to fly into space on Wednesday morning.
तो अब ये कैसे व्यक्ति बन गए हैं? सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति। पूछा जाए कौन है फ्लाई इनटू स्पेस, तो इन्हीं का नाम आएगा। ये जो सेंटनर है ना, न्यू शेपर्ड जो स्पेस मिशन था, ए स्पेस कैप्सूल फ्रॉम ब्लू ओरिजन, जेफ बेजोस स्पेस फ्लाइट कंपनी, इसका ये हिस्सा थे। उस बार भी उनके साथ ही उड़ान भरे थे। द एज रिकॉर्ड वॉज हेल्ड फॉर ए फ्यू मंथ बाई वैली फंक, 82 उम्र उनकी एज बताई जा रही थी। हु वॉज पार्ट ऑफ क्रूड ब्लू ओरिजन फ्लाइट दैट वेंट इन टू स्पेस ऑन 20 जुलाई। द फ्लाइट विच लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम टेक्सास लास्टेड 10 मिनट एंड 11 सेकेंड। टोटल टाइमिंग बताया गया है कि कितने टाइम तक ये लोग यात्रा किए थे। जो वेलोसिटी रखी गई थी उसकी थी 3597 किलोमीटर प्रति घंटा, अकॉर्डिंग टू द डाटा पोस्टेड बाय ब्लू ओरिजन ऑन इट्स ट्विटर अकाउंट। ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ अटेंड वाज 3,51,000 फीट। द अदर पैसेंजर ऑन बोर्ड वर ए ब्लू ओरिजन एम्प्लॉय एंड 2 पेइंग कस्टमर। तो दो तो ऐसे थे जिन्होंने पैसा दे के यात्रा किए थे और बाकी जो थे उसके एम्प्लॉय थे।